नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है विशाखा जी ने देहरादून से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हमारे पास देहरादून से भेजी हुई एक कहानी है। विशाखा पंवार ने हमें ये कहानी भेजी है उनके जाखन इलाके की। अगर आप तस्वीरों में देखें या दिन में वहां से गुजरें तो जाखन एक बहुत ही शांत और खूबसूरत इलाका लगता है। बिल्कुल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, छोटे छोटे कैफे। हाँ, और स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले लोग, एक बहुत ही नॉर्मल पहाड़ी शहर वाला माहौल, एक सुकून देने वाला नजारा। ऐसी जगह जहाँ देखकर लगता है कि यहाँ जिंदगी बहुत आराम से गुजरती होगी। पर जो लोग वहाँ पले बड़े हैं वो जानते हैं कि इसी इलाके की एक सड़क से एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसके बारे में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, एक अजीब सा वहम है कि अगर उस बारे में बात करेंगे तो कोई सुनने लगेगा। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक घटना, एक डर पूरे इलाके की सच्चाई बन गया। हाँ, और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये नहीं है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी है। सही। बल्कि ये इस बात का एक केस स्टडी है कि कैसे एक अनकहा डर किसी कम्युनिटी के लिए अनरिटन रूल्स और रिवाज बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से। 2004? हाँ, एक कॉलेज का छात्र था रोहित सती, जो रात में अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसने अपने दोस्तों को राजपुर के पास एक कैफे से रात के करीब 11:30 बजे छोड़ा और खुद जाखन की तरफ बढ़ गया। और इसके घर पहुंचने से पहले ही कुछ बहुत अजीब हुआ। ठीक वही हुआ। घर से कुछ ही किलोमीटर पहले उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। ओके। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, मैंने एक औरत को लिफ्ट दी है, बहुत रो रही है। और बस इतना ही? हाँ। इससे पहले कि उसका दोस्त कुछ और पूछता या समझ पाता, फोन कट गया। अरे, ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उस एक वाक्य में वो घबराहट साफ महसूस होती है। बिल्कुल। अब जब रोहित जाखन की नीम जंक्शन पर पहुंचा तो रेड लाइट पर उसने बाइक धीमी की और बस आदत के तौर पर उसने पीछे देखा होगा और सीट खाली थी। क्या? कोई उतरा नहीं, कोई चलकर नहीं गया। वो औरत बस हवा में जैसे गायब हो गई। ओह। जब उसके परेशान दोस्तों ने उसे ढूंढा तो वो सड़क के किनारे अपनी बाइक के पास बैठा था और पूरी तरह कांप रहा था। उसे ठीक से बोल पाने में ही करीब 1 घंटा लग गया। यहाँ उस घटना का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना बहुत जरूरी है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल और आइसोलेटिंग अनुभव से होती है। ये डर सिर्फ अलौकिक नहीं है, ये डर तर्क के टूटने का है। सही कहा। एक ऐसी घटना जिसका दिमाग कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा, और यही बेबसी इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। और रोहित पर इसका असर इतना गहरा पड़ा कि उसने उस रात के बाद कभी अकेले बाइक नहीं चलाई। जाहिर है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आया। रोहित की कहानी अकेली नहीं थी। ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, और यहीं से एक इंसान का डर पूरे समाज का डर बनने लगता है। बिल्कुल। अगले कुछ सालों में वही कहानी अलग अलग लोगों के साथ बार बार दोहराई जाने लगी। सेम कहानी। हाँ, लोग बदलते गए, रातें बदलती गईं, लेकिन कहानी का पैटर्न हूबहू वही था। क्या पैटर्न था? इंस्टीट्यूट के पास एक अकेली औरत खड़ी मिलती है, बहुत धीरे से लिफ्ट मांगती है, चुपचाप बाइक पर पीछे बैठ जाती है और ठीक मेन जंक्शन की रेड लाइट पर पहुंचते ही गायब हो जाती है। किसी भी कहानी को एक अर्बन लेजेंड बनने के लिए इसी पैटर्न की जरूरत होती है। हाँ, एक अकेली घटना को वहम माना जा सकता है, पर जब एक ही कहानी एक ही जैसे ब्यौरे के साथ अलग अलग लोगों से सामने आने लगे तो वो एक कलेक्टिव बिलीफ बन जाती है। और डर फैला भी। हाँ। लोगों ने उस डर की वजह से रात में अकेले बाइकर्स को लिफ्ट देना तो छोड़ ही दिया, बल्कि उस रास्ते से ही कतराने लगे। लेकिन फिर कहानी में एक और ज्यादा भयानक मोड़ लिया। उस सड़क पर हादसों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, और ये कोई मामूली हादसे नहीं थे। ये ऐसे हादसे थे जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। हाँ। साल 2007 में इस सिलसिले की पहली बड़ी घटना हुई। एक स्थानीय दुकानदार थे, दीपक नौटियाल। वो अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। अगली सुबह वो उसी जंक्शन के पास मृत पाए गए। मृत? हाँ। और अजीब बात ये थी कि उनका स्कूटर बिल्कुल सीधा खड़ा था, इंजन अभी भी चल रहा था। क्या? शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं, सड़क पर टक्कर या टायर घिसटने का कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस डर से मर गए हों। ये कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल।
अब तक डर साइकोलॉजिकल था, एक अनुभव था। अब वो एक फिजिकल थ्रेट बन गया था, जानलेवा। और भी अजीब घटनाएं सामने आने लगी। एक स्कूल टीचर ने बताया कि उस जंक्शन के पास पहुंचते ही उसकी बाइक के ब्रेक क्या हुआ? अपने आप ऐसे लॉक हो गए जैसे किसी ने लोहे की रॉड फंसा दी। अरे बाप रे। एक डिलीवरी बॉय भी कसम खाकर कहा कि उसकी बाइक के फिसलने से ठीक पहले किसी ने उसके कान में फुसफुसाया था। और वो दो दोस्तों वाली कहानी भी तो है। हाँ, वो भी बहुत मशहूर हुई। उन्होंने एक औरत को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा और जैसे उनकी गाड़ी की हेडलाइट उस पर पड़ी, आंखों के सामने से गायब हो गई। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो डर अब एक निजी अनुभव से निकलकर एक पब्लिक थ्रेट बन चुका है। सही। पहले सिर्फ एक अजीब एहसास था, अब लोगों की जान जा रही थी। ये वो पॉइंट है जहाँ एक कम्युनिटी का डर उसे कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर करता है। और फिर अगस्त 2009 में ये कहानी विशाखा के परिवार तक पहुंच गई। अच्छा, उनके परिवार में भी किसी के साथ हुआ? हाँ, उनके चाचा महेश पवार वो रात के करीब 11:45 बजे घर लौट रहे थे। उन्होंने सड़क के किनारे एक औरत को देखा जो घबराई हुई लग रही थी और मदद के लिए हाथ हिला रही थी। तो एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट के तहत उन्होंने मदद करने की सोची होगी। हाँ, और जैसे ही उन्होंने मदद के लिए अपना स्कूटर धीमा किया, स्कूटर का पिछला हिस्सा अचानक से दब गया। जैसे? ठीक वैसे ही जैसे कोई तेजी से कूदकर उस पर बैठ गया हो। ओह। वो घबरा गए। उन्होंने फौरन स्कूटर आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाकर जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ भी नहीं? कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस उनके कंधे पर नमी का एक ठंडा हथेली के आकार का निशान था। ये ब्यौरा बहुत खास है, एक फिजिकल प्रूफ जो उस अनुभव को सिर्फ एक वहम होने से अलग करता है। इसके ठीक बाद उनका स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क के किनारे लगी रेलिंग से जा टकराए। और अस्पताल में टूटी हुई बांह के दर्द के बावजूद वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वो मेरे पीछे बैठी थी, मैंने उसका हाथ अपने कंधे पर महसूस किया था। और शायद ये घटना उस पूरे मोहल्ले के लिए एक टिपिंग पॉइंट थी। अब ये किसी अजनबी की कहानी नहीं थी, ये हमारे लोगों के साथ हो रहा था। एक तरह से ये डर का कम्युनिटी सॉल्यूशन खोजने की कोशिश थी। हाँ, बड़े बुजुर्ग, इलाके के लोग और पंडित सब इकट्ठा हुए। जब साइंस और लॉजिक जवाब नहीं दे पाते तो इंसान अक्सर फेथ की ओर मुड़ता है। पंडितों से सलाह के बाद ये फैसला हुआ कि ठीक उसी जगह पर जहाँ ज्यादातर लोगों ने उस औरत को देखा था, वहाँ देवी काली का एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा। बस एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा, टिन की छत और एक घंटी। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये विश्वास और डर का एक सीधा साधा मेल है। मतलब? मंदिर बनाना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये उस अनजाने डर को एक नाम, एक पहचान और एक सीमा देने की कोशिश थी। सब बिल्कुल सीधा था। अगर कोई बेचैन आत्मा वहाँ भटक रही है तो देवी काली उसे काबू में रखेगी। और हैरानी की बात है, मंदिर बनने के बाद औरत का दिखना लगभग बंद हो गया। और हादसों में भी बहुत कमी आ गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन जैसा कि विशाखा के नोट से पता चलता है, ये शांति सिर्फ सतह पर थी। बिल्कुल, डर गया नहीं था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। कैसे? पास के इंस्टीट्यूट के गार्ड्स ने कुछ और ही अनुभव करना शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने बताया कि कुछ खास रातों में, खासकर मानसून में या सर्दियों की शुरुआत में, देर रात 2 या 3 बजे के आसपास मंदिर की घंटी बजती थी। और सिर्फ एक बार बजती थी? हाँ, ये सबसे अजीब बात थी। सिर्फ एक बार, एक तेज साफ टंग की आवाज। न हवा, न कोई जानवर, कुछ नहीं। गार्ड्स का कहना था कि हम उस आवाज को सुनकर अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, हम उस तरफ देखते भी नहीं, हम बस ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या वो आत्मा चली गई थी या उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी जताने का तरीका बदल लिया था? घंटी का इस तरह बजना एक तरह से अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने जैसा है। मैं यही हूँ। वो अब लिफ्ट नहीं मांगती, पर वो गई नहीं है। विशाखा लिखती हैं कि आज भी जब वो रात में उस सड़क से गुजरती हैं तो उन्हें हवा में एक भारीपन महसूस होता है, गर्दन पर एक ठंडी सांस का एहसास। और वहाँ के हर स्थानीय इंसान को वो अनरिटन रूल्स पता है जो उस सड़क पर लागू होते हैं। हाँ, अंधेरा होने के बाद वहाँ कभी मत रुको, कभी पीछे मुड़कर मत देखो, अगर मंदिर की घंटी की आवाज आए तो उसे अनसुना कर दो, और अगर आप 2 व्हीलर पर हैं तो बस प्रार्थना करो कि आपको पीछे किसी के कदमों की आहट या सीट के दबने का एहसास ना हो। ये नियम दिखाते हैं कि डर अब उस कम्युनिटी के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। बाहर से आने वालों के लिए ये सिर्फ एक अफवाह या एक और भूत की कहानी हो सकती है, लेकिन उस इलाके के लोगों के लिए ये उनका इतिहास है, उनकी जीती जागती हकीकत। विशाखा अपनी कहानी एक चेतावनी के साथ खत्म करती है। अगर आप कभी देहरादून जाएं
और कोई आपको सड़क से रात में अकेले जाने से रोके तो उनकी बात सुनिए। ये स्थानीय ज्ञान है। और अगर आपको अपने पीछे मंदिर की घंटी एक बार भी सुनाई दे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर न देखें। और यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, उस मंदिर को बनाने का असल मकसद क्या था? क्या वो उस बेचैन आत्मा को कंट्रोल करने के लिए था, या अनजाने में ही सही उसकी मौजूदगी को स्वीकार करने और उसे एक सम्मान देने के लिए? शायद वो घंटी का बजना कोई खतरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक याद दिलाना है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अंधेरे में सही मौके का इंतजार करती हैं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।